नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। अक्टूबर के महीने में ही दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। 15 अक्टूबर से दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू किया गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर के 15 निगरानी केंद्रों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच चुका है। आनंद विहार में PM10 का लेवल मानक से 7 गुना अधिक और दिल्ली में फिलहाल एवरेज एयर क्वालिटी 300 के करीब पहुंच चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली दुनिया का 6वां सबसे खराब शहर बनने जा रहा है। एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में यह प्रदूषण और बढ़ सकता है। समझेंगे इसके तमाम कारणों को और इसे रोकने के लिए जो कदम या जो उपाय हमने किए हैं वो कितने कमजोर या मजबूत हैं और किस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किन नए कदमों की हमें और जरूरत है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। चंद्रभूषण जी हैं, उप महानिदेशक हैं विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE से, आपका स्वागत है। पलक ठाकुर हमारे साथ हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं टेरी से, स्वागत है। रंजन चटर्जी हैं, पूर्व सदस्य NGT से, और चेतन चौहान हैं, राष्ट्रीय मामलों के उप संपादक हिंदुस्तान टाइम्स से, आप सबका स्वागत है। शुरुआत में चेतन आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप लंबे अरसे से पर्यावरण और इसको देखते रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है दिल्ली NCR में और वायु प्रदूषण को लेकर, हम हर साल कुछ नए कदम, नई उम्मीद देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो सिस्टम 15 अक्टूबर से लागू किया गया और जो आज हालात हैं, इसे क्या कहा जाए? क्या वाकई हम सुधार की बजाय स्थिति जस की तस है या फिर स्थितियाँ बद से बदहाल की तरफ दिखती हैं? नहीं, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में सरकारों ने स्टेप्स लिए हैं, पर दुख की बात यह है कि सरकार जो स्टेप है, जब पोल्यूशन का साइकिल शुरू होता है तो स्टेप लेना शुरू करती हैं। अगर किसी भी आप देश में देखो, कहीं पे भी एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट पूरे साल का काम है। हाँ, आपको मैक्सिमम पोल्यूशन जो दिल्ली में है डस्ट पोल्यूशन है, उसकी वजह से PM10 PM2.5 बहुत हाई है। तो डस्ट मैनेजमेंट का दिल्ली में पूरे साल में कोई काम नहीं होता। अभी आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट करोगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, तो उसके बाद कोई उस पर ईयर लॉन्ग काम नहीं होता। बहुत लोगों का मानना है कि वो ब्लेम करते हैं बाहर की ताकतों का, फार्म फायर्स, बायोमास। मेरा ये मानना है कि उसका कंट्रीब्यूशन 10 से 15% ऊपर नहीं है। दिल्ली या NCR में गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, इनमें जो एयर पोल्यूशन की लेवल बढ़ रही है उसका कारण है वहीं पे आपकी गाड़ियां बढ़ रही हैं। लोकलाइज आप करें कारण, पूरे लोकलाइज का कारण है मैक्सिमम। हाँ, आपका जो बायोमास बर्निंग है वो भी काफ़ी यहाँ पे होता है। उसके अलावा गाड़ियाँ जो चल रही हैं, कंजेशन जो दिल्ली में बढ़ रहा है, तो इन सब कारणों से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ क्योंकि वेस्टर्ली जब आती हैं तो डस्ट जो है इस वेदर में, हाँ, राजस्थान से आती है इस तरफ, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन लेवल कुछ बढ़ता है। पर इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स दोनों इम्प्लीमेंट करने हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक वाइबल वे है, उसको करने के लिए दिल्ली सरकार या मान लीजिए किसी भी सरकार में, आप NCR में देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे वीकेस्ट है। साउथ की सिटीज़ में चले जाइए आप, हाँ, चेन्नई चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, इट हैज़ अ मच बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देन इन द नॉर्दर्न सिटीज़। और हमारे यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमारे है नहीं। हाँ, तो बहुत सारे कारण हैं। इस पे चर्चाएं पिछले 10-12 सालों में इतनी हुई हैं कि अगर आप उसके मिनट्स की निकालोगे तो मुझे लगता है कि ये कमरा भर सकता है, पर एक्शन जो है बहुत मिनिमल हुआ है। चंद्रभूषण जी, जो चेतन कह रहे हैं कि जो रोग है वो घर में ही है, यानी कि ये लोकल है और हम तमाम जगहों पर ढूंढते हैं, और क्या ऐसा है कि मर्ज कुछ और है और दवा किसी और चीज़ की हम ढूंढ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और इस बार भी ग्रैप सिस्टम लागू होने के बाद जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं? देखिए, लोकल पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन तो है ही है दिल्ली में। लोकल जो पोल्यूटिंग एक्टिविटी है उसका कंट्रीब्यूशन चेतन ने सही बोला है। या तो वो व्हीकल से हो जाए, या कोयले जलाने से हो, या बायोमास जलाने से हो, या आप नज़दीक के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रिक किल हैं, उन सभी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली का जो एयर शेड है, जो कि पूरे जिसको आप वायु का जो पूरा जो मास है
वो सिर्फ जो दिल्ली के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब है कि बाहर का भी कंट्रीब्यूशन है, और इस चीज़ पे डिबेट है कि 15% है या 20% है, लेकिन ये बात मानना ज़रूरी है कि पहले हम अपना घर साफ करें दूसरों को ब्लेम करने के लिए। तो दिल्ली में बहुत से काम करने की ज़रूरत है अगर हम वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। जो ग्रैप प्रोग्राम है वो इमरजेंसी एक्शन है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ेगा, ग्रैप प्रोग्राम के अंदर हमें जो पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी हुई है, जो इंडेक्स है वो कोई 300 के लगभग है जी। तो उस केस में हमें डीजी सेट बंद करना पड़ा है, या कोयले की खपत जो कि रेस्टोरेंट और ये सब में कोयले का यूज़ हो रहा है उसको कम करने की ज़रूरत हुई है। तो जो ग्रैप प्रोग्राम है वो इमरजेंसी एक्शन है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिलीज भी किया है। उसको, जैसे कि चेतन ने कहा, हमें सालों भर उसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जो विंटर का जो पोल्यूशन है उसके लिए इमरजेंसी एक्शन ली जा रही है। ओके। मैं एक और चीज़ कहना बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों से आप देखोगे कि जागरूकता बढ़ी है प्रदूषण को लेके। पिछले साल दिवाली में पटाखों का कंजम्पशन कम हुआ था, लोगों ने पटाखे कम उड़ाए थे। इस बार जहां तक हम लोग ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, लोगों में जागरूकता अधिक है पटाखे कम करने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि इस बार शायद ग्रैप का अगर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो तो शायद पिछले साल से थोड़ा प्रदूषण कम रहेगा। पलक, जो सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम मैं कहूँ जो ग्रैप लागू किया गया है 15 तारीख से, हालांकि बहुत जल्दी होगा उसके बारे में कुछ कहना, लेकिन वो इमरजेंसी मैं कहूँ कि उपाय हैं, और क्या दिल्ली या उसके आसपास के इलाके का जो प्रदूषण का हाल है वहाँ पर इमरजेंसी उपाय की ज़रूरत है, या फिर उन उपायों को हमें 12 महीने लागू करने की ज़रूरत है जैसा कि चेतन कह रहे हैं, और तभी शायद हमें स्थायी तौर पर इसे ख़त्म कर पाएँ? सर, जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सर ने बोला है। दिल्ली में बहुत सारे कारणों की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसमें से ट्रांसपोर्ट का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शेयर है, जो कि करीबन 40% के अराउंड है। तो बाकी की चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ हो गई या रोड डस्ट हो गया, इन सब का भी उतना ही वो है, कंट्रीब्यूशन है। बट इन सब चीज़ों को लेके तो जो भी हमारा जो ग्रैप सोल्यूशन के इमरजेंसी प्लान के फॉर्म में किया है, वो एक टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। वो पूरे साल के लिए ही एक प्लान बनना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस होनी चाहिए। मेट्रो तो हमारे पास है ही, लेकिन मेट्रो का अगर हम शेयर देखें तो मेट्रो से ज़्यादा लोग बसेस में प्रेफर करते हैं आज भी दिल्ली में ट्रैवल करना, क्योंकि मेट्रो भी हर जगह 2 नया फेस हमारा खुल चुका है, तो उस वजह से काफ़ी कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अभी भी बसेस को प्रेफर करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फेयर भी उनमें से एक कारण है। तो इसलिए हमें थोड़ा सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और वो एक बार में नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ वो विंटर्स में एक प्लान लाने से चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। वो एक पूरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जैसे सर ने बोला था, कि वो प्लान होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं चाहूँगा, जो क्योंकि लंबे अरसे से एक बहस ये भी रही है कि पॉल्यूशन किसके चलते हो रहा है। कुछ लोग जाकर किसानों को दोषी ठहरा देते हैं कि वो पराली जला रहे हैं। किसान कहते हैं सबसे आसान टारगेट हम हैं। जैसे चेतन ने कहा कि जो बड़ा हिस्सा है वो धूल और कणों का है, जो करीब 40 से 45% का है। इसके बाद बड़ा हिस्सा मोटर कार और जो टू व्हीलर हैं, क्योंकि टू व्हीलर में कोई नॉर्म्स नहीं है कि वो यूरो 4, 3 और 5 जो हम कार की बात करते हैं। क्या वाकई ये हम अब तक तय कर पाए हैं, और जो टारगेट था जिसे हम रोकना चाहते हैं, गलत दिशा में अब तक वार करते रहे हैं या उपाय ढूंढते रहे हैं? सर, पोल्यूशन, जो वायु पोल्यूशन है, उसके कई कारण हैं। जैसे मैंने पहले बताया, उस इंडोर और आउटडोर, जो आउटडोर वायु पोल्यूशन है उसमें ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, रोड डस्ट, ये सब एक कंपोनेंट्स हैं उसके। ठीक है, उसमें से हाँ, ट्रांसपोर्ट का शेयर सबसे ज़्यादा है, 40% के करीब। बाकी इंडस्ट्रीज़ का भी उतना ही योगदान है, और जो हमारे पावर जनरेटिंग कोल वेस्ट प्लांट्स हैं, खैर वो दिल्ली में अब काफ़ी कम हो गए हैं, तो उनका थोड़ा योगदान कम हो गया है। लेकिन इन दो, हाँ, बायोमास का भी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन का जो भी रहता है, ये जब पराली जलती है और वो सब चीज़ें होती हैं, उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे होता ही होता है। बट ये एक चीज़ पे हम सिर्फ इल्ज़ाम लगा दें वो सोल्यूशन नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
बाकी के कंपोनेंट्स का भी कॉम्बिनेशन है। तो हमें जो प्लान बनाना पड़ेगा उसमें सभी कंपोनेंट्स को उतना ही तवज्जो देना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें प्लान पूरे मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैटेगरीज में ही बनाना चाहिए। रंजन जी, क्योंकि आप जुड़े रहे हैं जीटी के साथ, जीटी के कई सारे आदेश इस बीच में आए, अलग अलग संस्थाओं में, इवन कोर्ट ने भी आदेश दिए, लेकिन ज़मीन पर क्या वो तमाम एजेंसियां अपने दायित्व को उस काम में लगी हुई हैं, जो आदेश दिए गए उनको लागू करा पा रही हैं, और अगर नहीं तो अड़चन क्या है? सबसे मुसीबत तो यही है कि एनजीटी ने या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो सब आदेश दिए हैं, निर्णय दिए हैं, उसका उल्लंघन किया है इन लोगों ने। दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द ऑर्डर्स इन द फुल स्पिरिट। अगर करते तो इस परिस्थिति में हम लोग नहीं पहुंचते। मुझे याद है कि पिछले साल दिवाली के ईव पे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हुए थे 9 अक्टूबर को, तो उस समय भी यही चर्चा हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के करने के बाद दिवाली के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगी थी, पटाखों के ऊपर, दिवाली के ऊपर नहीं, पटाखों के ऊपर। और उससे जैसा कि चेतन जी ने बताया कि थोड़ा कम हो गया था उसका प्रकोप, लेकिन ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है जो आपने सवाल किया कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं ऑर्डर्स। कोर्ट के जो निर्देश हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट करें इन फुल स्पिरिट, तब जाके हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मुश्किल ये बात है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो सवाल सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे, ये कुछ अड़चन सृष्टि कर रही है, क्योंकि सभी लोग, जैसे कि ये भी अक्टूबर के महीने से बरसात कम हुई, हाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अब चल रहा है, चारों ओर देखेंगे कंस्ट्रक्शन करें, प्राइवेट, गवर्नमेंट, दिस दैट एटसेट्रा। अब इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, CND डस्ट इटसेल्फ इज कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 45% ऑफ द पोल्यूशन। मुझे लगता है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, बट this is an emergency situation. Emergency situations require emergency solutions also. We have to be very very strict at this point of time. जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगानी चाहिए, इन्फोर्समेंट पूरी होनी चाहिए, ऑड इवन या इस तरीके की जो भी चीज़ करें, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत हो सकती है, बट हम करें क्या? हमारे पास सोल्यूशंस तो नहीं है इतने सारे। जो विकल्प मौजूद है कम से कम उनको लागू करो, उनको लागू करो ना, कुछ करो। अगर इससे बेहतर कुछ निकाल सकते हो तो करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात बताई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास इतना है नहीं, लेकिन अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। मेट्रो अभी तक फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लोग अगर करें इस चीज़ को तो टू दैट एक्सटेंट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट विल बी sort of used less. Restrictions on brick kilns, thermal plants, these are steps in the right direction. So मेरा प्रधान ये चीज़ ये है कि I agree that it has to be round the year. There have to be plans to be implemented, but this is an emergency situation. We have to tackle it from 15th October onwards. ये जो GRAP जो है प्लान है, इसको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इज फॉलोइंग इट अप। मेरे ख्याल से नॉट ओनली, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली, problems are not only in house but part also being contributed to neighboring states, जहाँ पे वो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के एरियाज में आता है, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन के लिए कोई बॉर्डर्स कुछ नहीं है। हमने ये भी सुना है कि विदेश से भी आते रहते हैं। ऑलरेडी लोग इस चीज़ को, अभी तक ये क्रॉप रेसिड्यूज को बर्न करना शुरू कर दिया है। हम क्यों नहीं इस चीज़ को रोक जो क्रॉप बर्निंग की आपने बात कही चंद्रभूषण जी, क्योंकि जब हम पिछले साल हमने इस पर चर्चा की थी और उस वक्त ये कहा गया था कि हमारे पास डिजिटल पूरा सिस्टम तैयार है और उसके ज़रिए हम मॉनिटरिंग करेंगे। तीनों स्टेट, जो ज्वाइनिंग स्टेट जहां पर मेजर घटनाएं होती थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां के प्रमुख सचिवों को भी कहा गया। अब सब कुछ जब मॉनिटरिंग हो रही है और दिख भी रहा है कि कहां से वायु जो प्रदूषण है उसमें हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, तो फिर वो सरकारें या स्थानीय सिस्टम कर क्या रहा है? फिर देखिए, दो चीज़ की ज़रूरत है अगर आप क्रॉप बर्निंग को रोकना चाहते हैं। एक तो आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक फार्मर क्रॉप को तब बर्न करता है अगर उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कि आप देखोगे कि जो वीट का है, गेहूं का जो पराली निकलती है उसको जलाया नहीं जाता क्योंकि वो जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। ये राइस के लिए है। पैडी का जो स्ट्रॉ है इसको जलाते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलिका कंटेंट अधिक है। और पिछले कुछ सालों से पैडी का कटिंग और
मतलब कि खरीफ सीजन का खत्म होना और रबी सीजन के शुरू होने में समय कम होते जा रहा है, जिसके कारण कि फार्मर जल्दी से अपना जो है जमीन को साफ करना चाहता है ताकि वो रबी सीजन में सोइंग शुरू कर दे। अब इसके लिए हमें तकनीक की जरूरत है, बेलिंग मशीन लाने की जरूरत है ताकि जल्दी से बेलिंग हो जाए। हाँ, उसके बाद जब हम इतना इकट्ठा करेंगे पराली को तो उसका यूज की जरूरत है। हम ऐसे तो उसको रोड पे फेंक नहीं सकते हैं, कोई और उसको जला देगा। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है जो कि इस बायोमास से एथेनॉल बनाए या कोई और प्रोडक्ट बनाए। एक जमाने में आज के दिन भी इस पराली से पेपर बनता है या कार्डबोर्ड बनता है। तो हमें इकोनॉमिक इंसेंटिव, टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है। और हम एक छोटे जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं जी। आज के दिन में। एक्चुअली अगर आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां की ये जलाया जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान लाने की जरूरत है। पैसे देने से काम नहीं होगा। और दूसरी बात है, इन्फोर्समेंट की जरूरत है। जैसे कि रंजन जी ने बताया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये बड़ा डिफिकल्ट, वहां के पॉलिटिशियन के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप जाके किसी फार्मर को अरेस्ट करोगे या फाइन करोगे अगर वो जला रहा है। तो इन्फोर्समेंट भी इंप्रूव करने की जरूरत है और हमें इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को लाने की जरूरत है अगर हम इस चीज को, पराली को जलाने को कम करें। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि पराली जलाना ज्यादा हार्मफुल है पंजाब और हरियाणा के फार्मर के लिए भी। दिल्ली में तो बहुत लेट प्रदूषण आता है और कम आता है, लेकिन जिन एरियाओं में ये जलाया जाता है आप ये सोचिए कि वहां के लोगों पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये पंजाब और हरियाणा का मेजर इश्यू है, इसको हमें दिल्ली की इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण कम करने से पहले हमें पंजाब और हरियाणा की प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। ओके चेतन, क्योंकि हर बार जब चर्चा होती है तमाम उपायों की बात होती है, पॉलिसी की बात होती है, उनके विकल्पों की बात होती है कि पराली की जगह कुछ और या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बहाल करें, मजबूत करें। क्या ये कदम इतने ज़्यादा फंड चाहिए इनको कि हम सरकारें हमारी उठा नहीं पा रही हैं या हमारा सिस्टम इसको नहीं कर सकता? और दूसरा कि इतने सारे ऑर्डर्स आने के बाद इम्प्लीमेंट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उम्मीद क्या करेंगे? नहीं, इसमें जो एक पहले में स्टबल बर्निंग का जो मुद्दा है उसमें जितने भी चंद्रभूषण ने इन्होंने स्टेप्स बताए वो हमको लेने चाहिए। लेकिन जो ये कहते हैं कि स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ता है, तो अगर आप देखें रोहतक में मॉनिटरिंग स्टेशन है, सोनीपत में मॉनिटरिंग स्टेशन है, हाँ और एरियाज़ में है, वहाँ पे पोल्यूशन राइज 10 से 15% होता है, जब दिल्ली में वो 3 टाइम्स होता है। तो वो जो डेटा है आपका वो क्लियरली बता रहा है कि स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन दिल्ली की पोल्यूशन में 10 से 12% से ऊपर नहीं होता है। ये मैं मानता हूँ, जैसे क्लाइमेट डिनायर्स होते हैं जो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, ये एयर पोल्यूशन डिनायर्स हैं गवर्नमेंट के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, हाँ कुछ NGOs में, जो ये डिनाई करना चाहते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, यहाँ के जो लोग हैं, वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको जब तक एक कंबाइंड एक्शन प्लान पूरा NCR का नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर भट्टाचार्य से सहमत हूँ कि पॉलिटिकल कॉस्ट है इसकी, मॉनेटरी कॉस्ट उतनी नहीं है, पॉलिटिकल कॉस्ट है। क्योंकि जब मान लीजिए CNG आया था तो लोगों के इनकन्वीनियंस होता है। अगर आपको कल रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि आप जब दूसरी गाड़ी लोगे तो आपको रोड टैक्स है दुगना या तिगना देना पड़ेगा, तो आपको इनकन्वीनियंस होगा, तो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट है। आज उस पॉलिटिकल कॉस्ट कोई भी लेना नहीं चाहता है, चाहे कोई भी सरकार हो वो लेना नहीं चाहता है। पर उसमें मुझे याद दिलाना पड़ेगा, जब CNG इंट्रोड्यूस हुआ था तो CNG सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को हम समन करेंगे, जेल भेज देंगे अगर नहीं हुआ। तब हुआ, लोगों को इनकन्वीनियंस हुई, हाँ इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद शीला दीक्षित ने कहा कि हमने देखिए एक मॉडर्न सिस्टम लेके आए हैं, लोगों ने सराहना की और वो इलेक्शन जीती। तो लोगों को कुछ टाइम प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होंगी, लेकिन जब उसकी वो अच्छाइयाँ देखेंगे, उसके फ़ायदे देखेंगे, तो वो जो सरकार भी होगी, हाँ उनको फ़ायदा मिलेगा। तो पॉलिटिकल लॉस उतना नहीं है, पर जो रिस्क है वो कोई भी लेना नहीं चाहता है। और पैसे की जो बात है, पैसे के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सेस लगता है डीजल पे और उस पे लगता है। अभी CPCB के पास इतना पैसा है, तो पैसे की मुझे लगता है कमी नहीं है। और अगर पैसे चाहिए हैं तो सरकार सेस लगा सकती है। बहुत अलग अलग यंत्र हैं जिसके इससे पैसा जनरेट किया जा सकता है, पर पैसा जनरेट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों की लाइफ, क्योंकि एयर पोल्यूशन
आपका लाइफस्टाइल से भी लिंक्ड है। हाँ, जब तक लोग अपना लाइफस्टाइल, रोड लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक एयर पोल्यूशन आपका कम नहीं हो सकता। पलक, क्योंकि दुनिया के कई शहरों में इस तरह की समस्याएं पहले आई और उन्होंने उससे बाहर निकले। वो क्या ऐसी खास चीज़ थी जो हम उसे अपना नहीं पा रहे हैं, जो उन शहरों ने या उन देशों ने अपनाई? सर, लंदन की बात करें तो लंदन में भी किसी टाइम पे ग्रेट स्मॉग हुआ करता था और वहाँ पे भी प्रदूषण का बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। तो उन्होंने एक एयर पोल्यूशन एक्ट निकाली थी कि हर किसी को स्वच्छ हवा सांस लेने का हक है। तो उन्होंने उस हिसाब से, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो एक लीगल बाइंडिंग थी हर किसी के लिए वो फॉलो करने के लिए। तो उन्होंने उस तरीके से अपने मतलब वातावरण को स्वच्छ किया था। अब देखा जाए तो इंडिया का जो पोल्यूशन लेवल और बाकी की किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का ले लीजिए, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। इंडिया का करीबन 100% ज़्यादा है। और जैसे सर बोल रहे हैं या कुछ बाकी सब भी बोल रहे हैं, चंद्रभूषण सर बोल रहे हैं, तो इंसेंटिवाइज भी हम कर सकते हैं फार्मर्स को कि उन लोगों को अगर वो नहीं, जैसे पराली नहीं जलानी है तो वो बेच सकते हैं, उससे उनका भी फायदा है। उनको जागरूक करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। मतलब इन्फोर्समेंट के, पनिशमेंट के साथ साथ, मतलब वो भी एक तरीका है, आप उनको जागरूक करें कि ये है, अगर आप इसको जलाने की जगह इसको ऐसे बेच रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी होगा, मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, उस तरीके से। मैं इसमें फार्म फायर का एक डेटा देना चाहूँगा। इस साल जो है फार्म फायर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 50 to 60% कम है, पर दिल्ली में पोल्यूशन फिर भी उतना है। ये साफ कर रहा है कि जो मैंने कहा कि जो कोरिलेशन सवाल उठता जो है कि उसका इतना स्ट्रांग नहीं है। किसान शायद सबसे आसान जो है टारगेट लक्ष्य हैं, उनको निशाना बना दिया जाता है। एक आखिरी आपका कमेंट चाहूंगा रंजन साहब की, उपाय क्या है? कोर्ट डंडा चलाए, हथौड़ा चलाए, यही एक रास्ता बचता है? क्योंकि एजेंसियां अगर उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही जो उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए हैं, और सरकारें या फिर सिस्टम या फिर सोसाइटी उसको खुद नहीं अपनाना चाहती है, तो फिर क्या होगा? दिल्ली ऐसी जहरीली गैस से जूझती रहेगी? करेक्ट। अभी समस्या तो इतनी गंभीर है कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अभिप्राय क्या है। तो अभी तो दिवाली आई नहीं है, अभी से ये हालत हो गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं चेतन जी से सहमत हूँ इस बात के ऊपर कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो बाहर के जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग से हो रहा है उसका मार्जिनल इफेक्ट है। रियल इश्यूज आर विदिन दिल्ली एंड विदिन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसको हल करना है, इसको रोकना है, इसके ऊपर बड़ी कड़ी पाबंदी रखनी है। मैं थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि सिंगापुर में नंबर ऑफ कार्स आर कांस्टेंट। आपको अगर और कोई कार नहीं खरीदनी है तो एक डिस्ट्रॉय करना है। तो ये चीज़ हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम धनाधन सभी लोग विज्ञापन दिए जा रहे हैं और नए 2 व्हीलर्स, नए व्हीकल सारे खरीद रहे हैं, चारों ओर रखने की जगह नहीं है। इसके ऊपर कोई पुराने, एनजीटी ने कितना ऑर्डर्स पास किया है कि पुराने जो वाहन पड़े होते हैं रास्तों के ऊपर, इसको हटाइए, उसको तोड़िए, ले जाइए, रखने की जगह नहीं। कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, कॉरपोरेशंस इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक आपका जो सवाल है इसका मेरा नंबर 1 सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इन इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये लोग अभी से, कोर्ट ने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं लेकिन इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से कोर्ट डायरेक्शंस इस तरीके से आएंगे, सम हेड्स विल रोल, तब जाके समझ में आएंगे कि हाउ सीरियस द मैटर इज, और उनको करना पड़ेगा। हल तो कर लेंगे लेकिन बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में जो दिल्ली में वायु प्रदूषण है इसके मुख्य कारक क्या हैं, कारण क्या हैं, किसान कितना इसमें हिस्सेदार है, और गाड़ियां या हम खुद दिल्ली के लोग इसमें कितना हिस्सेदारी रखते हैं, और उपाय जो किए जा रहे हैं वो कहां पर हैं और कहां पर नहीं है, और जिनकी जिम्मेदारी है वो असल में क्या कर रहे हैं। आप अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेज सकते हैं हमारे फीडबैक पर, और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।